आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं बच्चों से संबंधित यानी स्टूडेंट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को आ रही हैं, टीचर्स को आ रही हैं, मैनेजमेंट को आ रही हैं, उससे रिलेटेड हमने आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, दो तरह की प्रॉब्लम जो हमने समझा है वो आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। पहली प्रॉब्लम है बच्चों के बिहेवियर को लेकर के। पहला प्रॉब्लम आता है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, होमवर्क करना नहीं चाहते, उनका जो फोकस है वो टीवी में, मोबाइल में तो लगता है लेकिन पढ़ाई में नहीं लगता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम है स्किल डेवलपमेंट का कि कुछ बच्चों को अच्छे से रीडिंग नहीं आता फ्लो में, कुछ बच्चों का हैंड राइटिंग कभी ठीक हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है, कुछ बच्चों के अंदर कोऑपरेशन मेथड नहीं है, वो एक साथ बैठकर पढ़ नहीं सकते हैं, घर में भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। और इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, वर्ड मीनिंग का प्रॉब्लम है, सेंटेंस मेकिंग का प्रॉब्लम है, फॉर्मेट बनाने का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन मेकिंग का प्रॉब्लम है, स्पीकिंग का प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब एग्जामिनेशन आता है। एग्ज़ाम से पहले उनको लगता है कि हमें सब याद है, और जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत अच्छा जो मार्क्स है नहीं लेकर आ पाते, तो उसके आखिर कुछ ना कुछ तो रीज़न होंगे। तो आज हम आपको बेसिक जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर पहली जो चीज़ आती है वो है कंपटीशन। तो इसको हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको 6 बदलाव लाने हैं, 6 चेंजेस लाने हैं आपको एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एजुकेशन मेथड के अंदर पढ़ाई के तरीके को बदलना होगा। पहला बदलाव लाना है आपने कंपटीशन मेथड को हटा के कोऑपरेशन मेथड लाना होगा। सभी लोग जानते हैं कि कोऑपरेशन से क्या होता है और कंपटीशन से क्या होता है। अगर आप अपने स्कूल में कंपटीशन मेथड लगाते हैं तो 10% बच्चे बहुत अच्छे से सक्सेस हो जाते हैं और जो 90% बच्चे होते हैं वो डिमोलाइज होते हैं। लेकिन अगर आप कोऑपरेशन मेथड लगाते हैं तो आपको 100% बच्चों को जो है सक्सेस मिलेगी। कोऑपरेशन मेथड में पहले चीज़ क्या होगी, आपको बच्चों के बैठने के तरीके में बदलाव करना होगा। अभी आप एक बेंच पे जैसे 2 बच्चे बैठते हैं, फिर आगे पीछे होकर इस तरीके से बैठते हैं, तो वहाँ पर क्या करना होगा, ऐसे आपको जो शेप है इस तरीके की होगी। यहाँ पर 2 बच्चे बैठे हैं, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, और बीच में टेबल होगा। तो ये 8 बच्चों का एक ग्रुप बन गया। और एक रूम है, 40 बच्चे हैं सपोज आपके रूम में, तो फिर एक रूम में तो आपको 5 ग्रुप्स बनाने हैं, 5 टीम बनानी है। ये टीम मेथड कहलाता है, कोऑपरेशन मेथड कहलाता है कि 8 बच्चे यहाँ बैठे हैं, 8 इधर बैठे हैं, 8 वहाँ बैठे हैं, 8 वहाँ और 8 बीच में बैठे हैं। यानी कि टीचर्स को कितने ग्रुप देखने हैं, 5 ग्रुप देखने हैं। ओके, पहला काम। दूसरा काम टीचर का क्या होगा, टीचर यहां पर कोच की तरह काम करेगा। टीचर की तरह नहीं करेगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो कोच की तरह काम करेगा। जो भी टीम बनाई गई 8 बच्चे, उसमें A, B, C, D, E सभी जो कैटेगरी के बच्चे हैं हर ग्रुप में वहां पर होने चाहिए। ओके, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव क्या होगा कि क्रिएटिव एटीट्यूड। ये क्रिएटिव एटीट्यूड क्या होता है, आपने पॉजिटिव एटीट्यूड सुना होगा, नेगेटिव एटीट्यूड सुना होगा। क्रिएटिव एटीट्यूड क्या होता है, इसको हिंदी में ही बता देता हूं मैं आपको, जिज्ञासा या निराशा। आशा नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो जिज्ञासा होती है या निराशा होती है। जो बच्चे जिज्ञासु हैं वो क्रिएटिव हैं। कैसे पता चलेगा कौन बच्चे जिज्ञासु हैं, कौन बच्चे क्रिएटिव हैं? जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। किससे? जो कि जिज्ञासु है उसी से। जो क्रिएटिव से पूछ रहे हैं यानी टीचर से पूछ रहे हैं, या हमारा टीचर भी यानी कोच भी क्रिएटिव होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, ढूंढने वाला होना चाहिए, नई नई चीजें सीखने वाला होना चाहिए। तो जो बच्चे जिज्ञासु हैं यानी बार बार वो पूछने के लिए आ रहे हैं, मैम इसमें क्या होगा, मैम ऐसे कैसे होगा, ये कैसे किया जाएगा, ये कैसे किया जाएगा। दूसरा, वो चेक कराने बार बार आ रहे हैं, तो वो हो गया जिज्ञासु। और जो बच्चे जिज्ञासु नहीं हैं वो सब हैं निराशावादी। तो 2 ही तरह के बच्चे मिलेंगे, 2 ही तरह के टीचर मिलेंगे, जिज्ञासावादी और निराशावादी। आपको चेक करने की जरूरत है कि हमारे स्कूल के अंदर, हमारी क्लास के अंदर या हमारे घर के अंदर कितने लोग, कितने बच्चे और कितने टीचर्स जिज्ञासावादी हैं और कितने टीचर, कितने बच्चे निराशावादी हैं। तो उन निराशावादी बच्चों को आपको जिज्ञासावादी बनाना है, पहला काम। अगर आप निराशावादी को निराशावादी बनाए रखकर आप चाहते हैं कि ये पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाएं या कुछ ये बड़ा अच्छा काम करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो जीवन में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निराशावादी कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो पीछे पीछे रहते हैं, वो फॉलोवर बन के रह जाते हैं और बहुत चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। तो उनको जिज्ञासावादी बनाना बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा तरीका है जिज्ञासावादी बनाने के लिए। आपको क्या करना है, बच्चों को गुड, वेरी गुड देना है, लेकिन किस पर? जो बच्चे पूछ रहे हैं उस पर। जो बच्चे चेक कराने अपने आप आ रहे हैं उन पर।
टॉफ़ी देना है उनको, बिस्कुट देना है उनको, पेन देना है उनको, पेंसिल देना है उनको, अप्रिशिएशन देना है। किसको अप्रिशिएट किसको करना है? जो अच्छा कर रहा है आज तक आप उसको देते हैं। जो फल की चाहत में, फल जिसका अच्छा था उसको देते हैं ना, फल को पुरस्कृत करना बंद कर दीजिए। कृष्ण जी का कहना है ना, गीता की मानेंगे आप, कृष्ण जी की मानेंगे ना, तो कृष्ण जी का कहना है कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो। अब कर्म कौन सा? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या होता है? जिसमें उसे फल की चिंता ना हो। तो फल को पुरस्कृत करना बंद कीजिए। आपको क्या करना है? कर्म को पुरस्कृत करना है। कर्म क्या है? पूछना। जिज्ञासा से बड़ा कर्म कुछ भी दुनिया में नहीं है। अगर निष्काम कर्म आप जानना चाहते हैं तो वह जिज्ञासा करना, यानी पूछना, यानी चेक कराना, यानी ढूंढना, यानी जानना। हमारी जो प्रवृत्ति है वो जानने की है। तो जो बच्चा जानने के लिए कोशिश कर रहा है उसको पेंसिल दीजिए, उसको आप रेजर दीजिए, उसको पेन दे दीजिए, उसको टॉफ़ी दे दीजिए, उसको चॉकलेट दे दीजिए, उसके लिए क्लैपिंग करवाइए। फिर से समझ लीजिए, जिज्ञासु बनाना है। जिज्ञासावादी को, हर बच्चे को उसको बोलिए बेटा आ जाओ आ जाओ, शाबाश ये लो टॉफ़ी। आप आए ना अपने आप, इसलिए आपको टॉफ़ी मिला। अपने अपने आप कॉपी चेक कराए ना, जितने, सब में अनाउंस कर दीजिए, जितने बच्चे अपने आप कॉपी चेक कराएंगे, जितने बच्चे मैम से बार बार पूछेंगे, जितने बच्चे सर से बार बार पूछेंगे, जितने बच्चे हैंड रेज करेंगे, उन सबको पुरस्कृत किया जाएगा। फिर देखिए कितने बच्चे जिज्ञासावादी हो जाएंगे। सारे के सारे बच्चे जिज्ञासावादी हो जाएंगे 100%। तो आपके पास 100% रिजल्ट आएगा। अगर आपने बच्चों को जिज्ञासावादी बना दिया तो बाकी काम तो बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या चेंजेस लाने हैं आपने? तो वहां पर क्या हो जाएगा? एक तो जिज्ञासावादी, दूसरा अब यहां पर ये टीम वर्क में बैठे हैं इस तरीके से, तो एक दूसरे से पूछना है इन्होंने, एक दूसरे को बताना है इन्होंने। तो यहां पर फार्मूला काम करेगा सेल्फ। सबसे पहले खुद करना है, इसके बाद डिस्कशन टू टीम, टीम से डिस्कशन करना है। अगर कोई चीज नहीं आता है तो सबसे पहले टीचर से नहीं पूछना है, टीम से पूछना है। इसके बाद कंफर्मेशन टू टीम, यानी टीम से कंफर्म कराना है, टीम से कॉपी चेक करानी है, टीम को सुनाना है, टीम से सुनना है। इसके बाद डिस्कशन टू टीचर और कंफर्मेशन बाय टीचर। टीचर के पास बाद में जाना है और बच्चों से पहले पूछना है। तो टीम का इस्तेमाल करवाइए, एक दूसरे से कॉपरेशन मेथड, कि बेटा एक दूसरे से सीखो और सिखाओ। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बच्चा सिर्फ सीखने आता है। इसको बदलना होगा। बच्चे से बोलिए बेटे जो सीखे और सिखाए, जो डबल काम करेगा वो आगे जाएगा, जो भी सिखाएगा उसको भी पुरस्कृत कीजिए। तो सब बच्चे सीखेंगे भी और सिखाएंगे। अपने घर पर भी ऐसा करेंगे। घर में भी ये बिहेवियर का प्रॉब्लम आता है ना, 2-3 भाई बहन हैं, वो आपस में बैठ नहीं सकते, एक दूसरे से सीख नहीं सकते, एक दूसरे से पूछ नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपटीशन वाला मेथड है। तो कंपटीशन मत कराइए। आप नहीं चाहते ना आपके अपने बच्चों में कंपटीशन हो, तो ये भी मत सोचिए कि किसी दूसरों के बच्चों में कंपटीशन हो। आपको समाज में कंपटीशन खत्म करना होगा, तब घर में कंपटीशन खत्म होगा। अगर आप समाज में कंपटीशन चाहते हैं, आप क्लास में तो कंपटीशन चाहते हैं और अपने घर में चाहते हैं कॉपरेशन मेथड हो, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप जो सिखाएंगे वही तो सीख रहा है वो। तो स्कूल के अंदर आप कॉपरेशन मेथड लाइए, बच्चे एक दूसरे की मदद करें पढ़ाई में, एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे से सीखें, और वहां पर कोच की भूमिका अदा करे। कौन? टीचर। ओके, तो ये कॉपरेशन मेथड के बाद में स्किल डेवलपमेंट का आता है। स्किल में कौन कौन से स्किल डेवलप करने पड़ेंगे? सबसे पहले है हैंड राइटिंग का स्किल। हैंड राइटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। अगर हैंड राइटिंग के स्किल्स आप जानना चाहते हैं, उसका हमारा सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद है रीडिंग स्किल। जो स्किल पहले चल रहा है इसको 3-3 दिन दीजिए आप। राइटिंग स्किल चल रहा है तो पूरे स्कूल के अंदर सिर्फ राइटिंग स्किल चलाइए। राइटिंग स्किल्स 3 डेज, और कुछ मत कराइए उसमें। जो स्किल एक बार डेवलप हो रहा है उसके बीच में कुछ और मत कराइए, कोई सिलेबस मत कराइए। कम से कम 20 दिन आप सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के लिए रखिए। 1 महीना पूरे 30 दिन स्किल डेवलपमेंट पे रखिए, कि पहले स्किल डेवलपमेंट होगा, फिर सिलेबस होगा। फिर देखिए आप, हर बच्चा प्रोग्रेस करेगा, हर बच्चा खुशी से सारा सिलेबस कर सकता है। बिना स्किल के, बिना स्किल सिखाए आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बच्चे को आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर समझा रहे हैं, उसको वर्ड मीनिंग आता नहीं, उसको ठीक से रीडिंग आती है नहीं, उसकी राइटिंग खराब है, चैप्टर हो गया। कैसे हो गया? बच्चे को क्वेश्चन आंसर आपने लिखा देते हैं, उस बच्चे को क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं पता, उसको आंसर का मीनिंग नहीं पता, उसे सेंटेंस बनाने नहीं आते, वो क्वेश्चन आंसर लिख के घर चला जा रहा है। वो क्या करेगा? क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो इसको सीरीज में लेके आइए। इस तरह से हौच पौच मत कीजिए, इस तरह से मिक्सअप मत कीजिए, कुछ बच्चों के लिए काम मत कीजिए, सबके लिए काम कीजिए। तो इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले राइटिंग स्किल, 3 दिन सिर्फ राइटिंग पूरे स्कूल में, चाहे वो फर्स्ट की क्लास हो चाहे वो 12th की क्लास है। जिस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है वो दूसरे बच्चों को ठीक कराएगा। सीखो और सिखाओ का मेथड, सीखो और सिखाओ का मेथड
पूरे स्कूल में राइटिंग स्किल 3 दिन। अगले 3 दिन क्या होगा, रीडिंग स्किल। जिन बच्चों को रीडिंग फ्लो में नहीं आती उनको रीडिंग सिखानी है। किसने सिखानी है, उन बच्चों ने सिखानी है, उस टीम ने सिखानी है जिनको रीडिंग बहुत अच्छे से आती है। तो 3 दिन के अंदर पूरे स्कूल के अंदर रीडिंग का फ्लो बन जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, वर्ड मीनिंग स्किल। कम से कम 500 वर्ड मीनिंग बच्चे के पास वोकैबुलरी होना चाहिए। बच्चे के पास वर्ड मीनिंग नहीं है। सबसे वर्ड मीनिंग भी 2 तरह के होते हैं, वोकैबुलरी 2 तरह का होता है। एक होता है जनरल। जनरल में क्या होता है, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, घर के बर्तनों के नाम, ये जनरल हो गया, फ्रूट्स नेम हो गए, और आपका एनिमल्स नेम, बर्ड्स नेम। और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या है, साइंस है, एसएसटी है, मैथ्स है, बहुत सारे वर्ड ऐसे आते हैं जिसका मीनिंग बच्चे को नहीं पता। तो मीनिंग कैसे सिखाएंगे उसका मेथड बता देता हूं आपको। ये वर्ड हो गया, ये इसका मीनिंग हो गया, और ये इसका पिक्चर हो गया। 3 चीजें होंगी, वर्ड, मीनिंग एंड पिक्चर। पिक्चर ही मीनिंग है, पिक्चर फॉर्म में उसको मीनिंग पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं पिक्शनरी बनानी है उसको कॉपी के अंदर। तो आप कम से कम 500 3 डेज में पूरे स्कूल में कराइए, और बच्चे एक दूसरे से सुनेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे। उसमें स्पेलिंग भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक दूसरे से स्पेलिंग सुनेंगे, एक दूसरे से सुनाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है, इस तरह से टीम वर्क कराइए। और जो कोच है वो अपना कोचिंग का काम करेगा, यानी एक दूसरे पे सुपरविजन का काम करेगा। एक दूसरे को देखेगा कि पूरी टीम काम कर रही है, नहीं कर रही है, टीम एक दूसरे से पूछ रही है कि नहीं पूछ रही है, एक दूसरे को बता रही है कि नहीं बता रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीडिंग हो गया, ये वर्ड मीनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, सॉरी राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया। फिर आ गया पिक्चर्स। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे पहले पिक्चर्स बनाता है, दीवारों पर पिक्चर्स बनाता है, लेकिन हम उसे पिक्चर्स बनाने नहीं देते हैं। तो पूरा स्कूल, अगर आप चाहते हैं आपके हर बच्चे के अंदर फोकस पढ़ाई के प्रति आ जाए, लगन उनके अंदर आ जाए, उनके अंदर पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, तो वो आ सकती है सिर्फ आर्टिस्ट बनने के बाद। तो क्या करना है आपको, 3 दिन में कम से कम 200 या 300 पिक्चर्स बच्चे को बनाना सिखाना होगा। क्या क्या पिक्चर्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उसको सजाना नहीं है, लेकिन बच्चे को बनाते 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 एक तरीके के फॉर्मेट हैं वो। फॉर्मेट किस लिए बनाने हैं, फॉर्मेट, क्योंकि या तो फॉर्मेट होगा या फॉरगेट होगा। बच्चे भूल क्यों जाते हैं, बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं, फिर रिवीजन करते हैं। इस भूल भुलैया में बच्चे फंसे हुए हैं। उसको बहुत ध्यान से देखिए, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चे टेंशन में हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बार बार याद करके भूल के। कभी उनको लगता है मुझे सब याद है, कभी लगता है उनको भूल गए। तो क्या करना है आपने उनको आर्टिस्ट बनाना है। कम से कम 300 पिक्चर्स उनसे बनवा लीजिए। 3 दिन का काम ये है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिलेबस की चिंता मत कीजिए। अगर ये स्किल डेवलप हो गए, अगर ये स्किल आप, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे स्किल डेवलप 1 महीने में अगर आपने करा दिए, तो अगले 4 महीनों में सिलेबस पूरा हो जाएगा। वो मेथड भी बहुत गजब का मेथड है, वो मैं बताने वाला हूँ आपको, बस धैर्य बना के रखिए। तो पिक्चर्स बनाना सिखाना है उनको। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना सिखाना है। व्हाट से, हाउ से, व्हेन से, हर पिक्चर्स पर उनको बोलिए कि 5-5 क्वेश्चंस बनाइए। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्वेश्चंस बनाना आ जाएगा। क्वेश्चन बनाने से क्या होगा, जिज्ञासा और बढ़ती है, पूछने की ताकत आती है, जानने की ललक उत्पन्न होती है, लगन पैदा होती है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इसके बाद क्या करना है, एक्सप्लेन करना कि जो भी उन्होंने क्वेश्चन बनाए, जो भी उन्होंने पिक्चर्स बनाई, उसके बारे में वो एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे और टीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे। 3 दिन एक्सप्लेन का काम पहले बनाया, फिर उसके बाद एक्सप्लेन किया। इसके बाद क्या करना है, वीडियोस बनानी है। वीडियोस कैसे बनानी है, जो भी उन्होंने बनाया है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो टीचर्स वीडियोस बनाएं, और छोटे छोटे वीडियोस बना करके उनके पेरेंट्स को भेजें। पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट बचपन से बनाना सिखाइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये सारी चीज़ें अगर आ जाती हैं, बच्चे को स्पीकिंग करना आ जाता है और प्रोजेक्ट बनाने आ जाते हैं, फिर आता है स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। ये जो स्किल्स हैं, ये 1 महीना लगा उनको। रीडिंग स्किल आपने सिखाई, वर्ड मीनिंग स्किल सिखाई, राइटिंग स्किल सिखाई, क्वेश्चन मेकिंग सिखाई, पिक्चर्स मेकिंग सिखाई, एक्सप्लेन करने की सिखाई, वीडियो बनाने की सिखाई, और प्रोजेक्ट बनाने की। 8 स्किल हो गए। ये 8 स्किल उनके अंदर पावर डाल देंगे। अब कितने बच्चों के पास स्किल हो गया, A to Z 100%। पूरी स्कूल के सारे बच्चे लगभग एक जैसे हो गए। अब इसके बाद शुरू होता है स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। 2 तरीके के मेथड है। एक मेथड है स्टडी मेमोराइजिंग मेथड, और एक है स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। मेमोराइजिंग है बना बनाया पकी पकाई खीर खाना, बनी बनाई चाय पीना। टीचर ने चाय बना दी, यानी टीचर ने चैप्टर समझा दिया और बच्चे ने कॉपी में लिख लिया और उसको दिमाग में भर लिया, यानी याद कर लिया। उसने दिमाग नहीं चलाया है। स्टडी प्रोसेसिंग क्या कहता है, दिमाग चलाओ और
चैप्टर बनाओ। तो एक चीज़ है चैप्टर खाना, एक है चैप्टर बनाना, एक है पिक्चर बनाना, एक है पिक्चर खाना, एक है क्वेश्चन बनाना, एक है क्वेश्चन खाना, एक है आंसर बनाना और एक है आंसर खाना। तो आप समझ गए होंगे मेमोराइजिंग माने खाना यानी दिमाग को भरना, टेंशन लेना, परेशान होना, और स्टडी प्रोसेसिंग माने बनाना यानी कि क्रिएटिव होना, क्रिएट करना और फिर एक्सप्लेन करना। राइट। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले रीडिंग, टॉपिक को एक बार पढ़ो, कोई भी टॉपिक हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मैथ का हो, साइंस है। दुनिया की कितनी भी बुक्स हैं, कोई सी भी बुक है, उसमें 4 तरह के मटेरियल मिलेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मिलेगा थ्योरी, ये वर्ड्स में मिलेगा, चाहे मैथ ले लो, साइंस ले लो, एसएसटी ले लो, क्लास कोई भी हो, टॉपिक है ना, थ्योरी में होगा। इसके बाद कुछ फॉर्मेट बने होंगे, राइटर ने फॉर्मेट बना रखे होंगे जिसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह बना रखे होंगे। नंबर 3 क्या होगा? कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, राइट। और फिर उसके बाद होंगे क्वेश्चंस, ये यानी एक्सरसाइज बनाई होगी। किसने? राइटर ने। इस गेम में 3 लोग हैं, बहुत अच्छे से समझिए इस स्टडी मेथड को, इस स्टडी के पूरे गेम को। इसमें 3 लोग कौन कौन है? एक है राइटर, एक है टीचर, एक है स्टूडेंट। राइटर इन चारों चीज़ों को, थ्योरी को, पिक्चर्स को, एग्जाम्पल को, क्वेश्चंस को बनाता है, ढूंढ ढूंढ के बनाता है। टीचर परोसता है, एक्सप्लेन करता है और बच्चे खा लेते हैं, यानी कि लर्न करते हैं, यानी कि याद करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ज़्यादा खाया जा सकता है कि ज़्यादा बनाया जा सकता है? ऑफ कोर्स ज़्यादा बनाया जा सकता है, ज़्यादा खाया नहीं जा सकता। खाने की एक लिमिट है, मेमोरी भर जाएगी, इसमें हैंग होना चालू हो जाएगा। प्रोसेसर की कोई लिमिट नहीं है। जैसे मोबाइल के अंदर मेमोरी और प्रोसेसर दोनों होते हैं, इसी तरह माइंड में भी मेमोरी और प्रोसेसर दोनों होते हैं। आप प्रोसेसर चलाना सिखाइए, मेमोरी मत भरवाइए, मेमोरी हैंग हो जाएगी, बच्चे परेशान हो जाएंगे, बच्चे टेंशन में हो। उसको नॉलेज नहीं कहते, उसको नॉलेज नहीं कहते। नॉलेज किसको कहते हैं? थ्योरी को पिक्चर में, पिक्चर को एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल को क्वेश्चन में बदलने की प्रक्रिया को नॉलेज कहते हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक है दूध, एक है दही, एक है मक्खन और एक है घी। दूध में घी होता है, लेकिन क्या दूध ही घी होता है? नो, दूध में घी होता है, दूध ही घी नहीं होता। तो दूध को जमाया जाता है, फिर उसके बाद मथा जाता है, फिर उसको पकाया जाता है, तब जाके घी बनता है। इसी तरीके से जो थ्योरी है वो दूध है। जितनी भी बुक्स में थ्योरी है वो दूध है। मैं कुछ बोल रहा हूं ये दूध है, लेकिन इसका अगर आप फॉर्मेट बना लेते हैं, पिक्चर्स बना लेते हैं, तो वो बन गया दही। और इसके बाद इस पर क्वेश्चन बनाकर मथते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। क्वेश्चंस बनाने को चिंतन कहते हैं, मंथन करते हैं। तो ये बच्चा करेगा तो ये क्या निकल आएगा? मक्खन। और जब इसके बाद वो एक्सप्लेन करेगा तो उसके अंदर एनर्जी जनरेट हो जाएगी और ये बन जाएगा घी। और ये जो घी बना है, यानी कि थ्योरी से पिक्चर्स में बदला, पिक्चर्स को एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल क्वेश्चंस में बदल के जो एक्सप्लेन किया, इसके बाद जो चीज उसके पास आई उसे बोलेंगे ज्ञान, उसे बोलेंगे नॉलेज। जो थ्योरी होती है वो इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन से लेके और नॉलेज तक का जो सफर है, इस प्रोसेस को बच्चों से करवाइए। होता क्या है, ये प्रोसेस टीचर करता है, तो टीचर के पास तो दूध का घी बन जाता है, इसलिए वो नॉलेज उनके पास बहुत लंबे समय तक रहता है। लेकिन बच्चा तो वो घी नहीं बना रहा है ना, वो तो बनाया लेके जा रहा है। और ये घी किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ज्ञान ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन ट्रांसफरेबल होती है। तो बच्चा कॉपी के अंदर इंफॉर्मेशन लिख के लेके जा रहा है और 2 दिन बाद उसे पता भी नहीं रहने वाला है मैंने क्या लिखा था, इसीलिए वो बार बार रिवीजन करता है। वो दूध है साहब, वो घी नहीं है। आप उसको दूध से घी बनाने का मेथड दीजिए, उससे घी बनवाइए। यानी कि थ्योरी को पिक्चर्स में, पिक्चर्स को एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल को क्वेश्चंस में बदलना सिखाइए। उसको टीम वर्क करा करके, और उसे पिक्चर्स उसे बनाने पहले से आते ही हैं, तो क्या करेगा वो? टॉपिक को एक बार पढ़ेगा और उसके 10 से 15 पिक्चर्स बना लेगा। किसके? साइंस के टॉपिक के, मैथ के टॉपिक के, इंग्लिश के टॉपिक के, एसएसटी के टॉपिक के, किसी भी क्लास का हो सकता है। आप करके देखिए। माइंड को वर्ड्स पसंद नहीं है, माइंड को वर्ड्स याद नहीं रहते, माइंड को रहता फॉर्मेट याद, माइंड को रहता है पिक्चर्स याद। तो आप थ्योरी को पिक्चर्स में बदल लीजिए, टॉपिक को पिक्चर्स में बदलना उसको सिखा दीजिए। अब उसने 10 से 15 पिक्चर्स बना ली, इसके बाद क्या करेगा? 10 से 15 क्वेश्चंस बनाएगा। कौन? बच्चा, स्टूडेंट बनाएगा। इसके बाद वो एक्सप्लेन करेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक बच्चे ने टॉपिक को पढ़ा, 15-20 पिक्चर बना लिए, 15-20 क्वेश्चन बना लिए और एक्सप्लेन कर दिया, तो बताइए उसे आंसर लर्न करने की जरूरत पड़ेगी, उसे रट्टा लगाने की जरूरत पड़ेगी, उसे मेमोराइज करने की जरूरत पड़ेगी, उसे रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी? नो, कभी नहीं। तो इस मेथड को कहते हैं स्टडी प्रोसेसिंग मेथड। तो स्टडी मेमोराइजिंग मेथड को स्टडी प्रोसेसिंग मेथड में बदलना होगा। तो इसमें क्या करना है? रीडिंग करना, पिक्चर्स बनाने, क्वेश्चन बनाने, एक्सप्लेन करना, इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना है। वो वीडियो रिकॉर्ड करके स्कूल में वीडियो रिकॉर्ड होंगे, यस, स्कूल के चैनल पे डालेंगे और वो वीडियोस जाएंगे पेरेंट्स के पास, तो पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, वाह मेरे बच्चे ने प्रोसेस किया, मेरे बच्चे ने बनाया, मेरे बच्चे ने एक्सप्लेन किया। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट
एक फार्मूला देता हूं आपको, बच्चों को या तो ऑडियंस बना दीजिए या डायरेक्टर बना दीजिए। एक बड़ा प्रॉब्लम आ रखा है सभी बच्चों को लेकर के, बच्चे ऑडियंस बने हुए, बच्चे रील्स देखते हैं, बच्चे वीडियोस देखते हैं, बच्चे मूवीज देखते हैं। क्यों देखते हैं? कार्टून देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ऑडियंस बने हैं वो। उनको यदि आप डायरेक्टर बना दो तो फिर वो वीडियो क्यों देखेंगे दूसरे की, अपनी बनाएंगे ना। तो अगर आपने स्कूल में बनानी है तो आप स्कूल के चैनल पे डालिए और उसके बाद उनसे बोलिए कि जो टॉपिक आपने यहाँ पे बनाया है वही टॉपिक आप घर पर भी, सभी घरों में मैं निवेदन करना चाहूँगा पेरेंट्स से, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने घरों में आपके पास बोर्ड और मार्कर जरूर होने चाहिए। ऐसा बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी तरीके से वो भी टॉपिक के पिक्चर्स बनाएं, बच्चे एक्सप्लेन करें, उसके बाद वीडियो बनाएं, अपने अपने यूट्यूब चैनल बनाएं, सारे बच्चे यूट्यूब चैनल बनाएं स्टडी का, क्रिएटिव स्टडी, क्रिएटिव मेथड को लेकर के और टॉपिक का नाम लेकर के, और उसमें वीडियोस बनाएं और इसके बाद वो वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें और उसका लिंक अपने क्लास टीचर को भेजें। यानी स्कूल में जो वीडियो बने वो पेरेंट्स के पास और जो घर में वीडियो बने वो टीचर्स के पास। फिर देखिए बच्चों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो डायरेक्टर बनेंगे, बड़ा भाई छोटे भाई की हेल्प करेगा, बड़ी बहन छोटी बहन की हेल्प करेगी कि बेटा तुम भी वीडियो बनाओ, दीदी तुम भी वीडियो बनाओ, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करके सब लोग वीडियो बनाएंगे। काहे की वीडियोज़? स्टडी की, क्रिएटिविटी की, चैप्टर्स की, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओनली 2 सब्जेक्ट पर डे। दिन में आप 5 से 7 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या होता है जरा समझिए इसको। इतने सब्जेक्ट मत पढ़ाइए, एक दिन में सिर्फ 2 सब्जेक्ट, 2। और क्या होगा इससे ये भी बताता हूं मैं आपको, दोनों में चेंज करने से। जब आप 7-8 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो जैसे ही 40 मिनट में कुछ उसे समझ में आना शुरू होता है, इतने में बेल लग जाती है और दूसरे सर आ जाते हैं। अभी हिंदी समझ में ही आ रही थी कि इंग्लिश वाले सर आ गए, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स हो गया। आपने तो बोल दिया बुक बंद कर लो बेटा, बुक तो बंद कर दिया आपने, कॉपी तो बंद कर दी, माइंड भी बंद कर दिया क्या? माइंड के अंदर तो ये ऑनलाइन काम करता है साहब, इसको समझिए, इसको, ये ऑनलाइन काम करता है और ये कहता है मुझे पूरा कंप्लीट समझ में आना चाहिए। ये अधूरी बात पसंद नहीं करता, अधूरा ज्ञान पसंद नहीं करता, अधूरा टॉपिक पसंद नहीं करता। लेकिन आप अधूरे टॉपिक छोड़ करके आप अगले पीरियड लेने के लिए दूसरी क्लास में चले जाते हैं। उस बच्चे के साथ क्या होता है आपको परवाही नहीं इस बात की। फिर साइंस के सर आ जाते हैं, वो भी अधूरी बात बता करके 40 मिनट में चले जाते हैं, क्योंकि पूरे 40 मिनट में सारे लोग कैसे पूरा चैप्टर या पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर देंगे। इंग्लिश की मैम आधा टॉपिक, साइंस के सर आधा टॉपिक, मैथ के सर आधा टॉपिक, और फिर बोलते हैं कि इसके आगे हम कल बताएंगे। आप तो कल बता दोगे, वो कल यहां पर अधूरा कैसे रोक के रखें, वो सब हौच पौच हो जाता है, वो सब मिक्स हो जाता है। तो क्या करना है? इंटरवल से पहले 1 सब्जेक्ट, इंटरवल के बाद 2 सब्जेक्ट। इसमें मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, समझिए ध्यान से। इंटरवल से पहले 1 सब्जेक्ट यानी मैथ आप करा लीजिए इंटरवल से पहले और साइंस करा लीजिए इंटरवल के बाद। 2 सब्जेक्ट हो गए 1 हफ्ते में। इसके बाद नेक्स्ट वीक फिर से 2 सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट वीक 2 सब्जेक्ट। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, बच्चे बहुत खुश होंगे। उनको 2 ही सब्जेक्ट में तो पिक्चर भी बनानी है ना, वीडियो भी बनाने हैं ना, उन्होंने बहुत खुश होंगे। 2 ही सब्जेक्ट, सिर्फ 2 सब्जेक्ट। और हाँ, बनाने वाला कभी बोर नहीं होता। कभी आप सोचें कि इंटरवल तक बच्चा एक ही करता रहेगा, साइंस करता रहेगा, बोर नहीं। नो, बनाने वाला कभी बोर नहीं होता, खाने वाला बोर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये खाने वाला मेथड नहीं, ये बनाने वाला मेथड है, राइट। तो 2 सब्जेक्ट से क्या होगा, 4 महीने में सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब इसके आगे बात करते हैं, सीरीज ऑफ द टॉपिक ऑफ एवरी सब्जेक्ट। क्या है मतलब इसका ये मतलब है, मैथ अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप बच्चा 6 में है, उसे 5th तक की मैथ क्या क्लियर है? नहीं। क्या साइंस उसको 5th तक की क्लियर है? नहीं, क्योंकि वो तो पढ़ा था, भूल गया था, एग्जाम के लिए पढ़ा था, लाइफ टाइम के लिए तो पढ़ा नहीं था। तो एक फार्मूला यहां पर आ जाता है, एग्जाम टाइम वर्सेस लाइफ टाइम। ज्ञान कब तक के लिए होना चाहिए? एग्जाम टाइम के लिए? नो नो नो, लाइफ टाइम के लिए होना चाहिए भाई। लेकिन लाइफ टाइम के लिए तब कब होगा? जब स्टडी प्रोसेसिंग होगा, जब उसने कुछ बनाया होगा। बनाने वाले को परमानेंट याद रहेगा, खाने वाला भूल जाएगा। परमानेंट नॉलेज बनाने वाले के पास, परमानेंट कॉन्फिडेंस बनाने वाले के पास, नए नए आइडियाज बनाने वाले के पास। तो उसको बनाने वाला बनाइए, खाने वाला मत बनाइए, उसको मेमोराइजिंग वाला मत बनाइए। तो क्या करना है, उसको आप 1 दिन के लिए सभी को, सबको 1 दिन के लिए दीजिए। मैथ अगर देना है ना, तो आपने फर्स्ट की मैथ दीजिए, 1 दिन में पूरी मैथ कर देंगे। उनसे पूछिए बेटा जल्दी जल्दी करो, इसको फटाफट समझो, और जो जो नहीं आ रहा पूछ लो। तो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद बच्चे बोलेंगे मैम इसमें से कहीं से भी पूछो। आप पूछ करके और उन्हें चेंज कर दीजिए। फिर 2nd की बुक दीजिए, 3rd की बुक दीजिए। बच्चा 6 का है, 7th का है, 9th का है, फिर से समझिए।
फर्स्ट की बुक दीजिए, सेकंड की दीजिए, मैथ की थर्ड की दीजिए, फोर्थ की दीजिए। इस तरह से वो एक एक 2-2 घंटे में, 2-2 दिन में एक एक बुक कंप्लीट करता चला जाएगा। पता चला एक हफ्ते बाद जब वो अपनी बुक की तरफ बढ़ेगा तो पीछे की पूरी सीरीज होगी उसके पास, फिर वो रुकेगा नहीं, उसको मेथड क्लियर हो जाएगा। मैथ में मेथड क्लियर होना है, उसकी थ्योरी को पढ़ना है। बच्चे थ्योरी नहीं पढ़ते, बच्चे सीधे एक्सरसाइज निकालते हैं। क्यों भाई? सारा खजाना तो थ्योरी में है, सारे फॉर्मेट में खजाना है, बच्चे उसको पढ़ते नहीं। तो थ्योरी को पढ़ना है, पिक्चर्स को देखना है, फॉर्मेट को देखना है, फार्मूले को समझना है, फिर क्वेश्चंस बनाने हैं। तो आराम से पूरे हफ्ते के अंदर कम से कम पीछे की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद कंटिन्यू इस तरीके से चलेंगे तो बच्चे के पास में टॉपिक की सीरीज होगी। साइंस के टॉपिक की सीरीज, मैथ के टॉपिक की सीरीज, ग्रामर के टॉपिक की सीरीज, एसएसटी के टॉपिक की सीरीज। अगर बच्चे के पास 200 टॉपिक की सीरीज है तो उसे फिर बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने बच्चों को चेक कीजिए, अपने स्कूल के बच्चों को चेक कीजिए, क्या उनके पास टॉपिक की सीरीज़ है, क्या उनके पास 50 टॉपिक हैं। 10th के बच्चों को चेक कीजिए, क्या उनके पास 50 टॉपिक हैं साइंस के, 50 टॉपिक हैं मैथ के, 50 टॉपिक हैं ग्रामर के। आपको पता चल जाएगा। खाने वाले के पास टॉपिक की सीरीज नहीं होती। सफल लोग सीरीज बनाते हैं, असफल लोग सीरीज नहीं बनाते हैं। तो आपने अगर अपने स्कूल के सारे बच्चों को सफल करना है, अपने खुद के सारे बच्चों को सफल करना है, तो आपको टॉपिक की सीरीज बनवाइए। और सीरीज तभी बनेगी जब आप स्टडी प्रोसेसिंग मेथड यानी कि टॉपिक के पिक्चर्स और क्वेश्चंस बनाकर एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस बनाएंगे, यानी खुद बच्चा सेल्फ स्टडी प्रोसेसिंग मेथड पर काम करेगा, तब उसके पास सीरीज रहने वाली है। इसके बाद है सीरीज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एवरी सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों को बोलिए कि बेटा जो जो आपने चैप्टर पढ़ लिए हैं उसमें हर चैप्टर से आप अपने मन से 10 से 20 प्रश्न बनाइए। तो अगर 20 चैप्टर पढ़े हैं तो 500 प्रश्न बनाइए। 500 प्रश्न का एक पूरा एग्जाम पेपर कौन तैयार करे? हर बच्चा तैयार करे और वो बन जाएगा एग्जामिनर। और जो बच्चा एग्जामिनर बन जाएगा तो जब एग्जाम होंगे ना तब उसे लगेगा अरे ये तो सारे क्वेश्चन मेरे ही आ गए। एक्चुअली हम आंसर बेस्ड एजुकेशन देते हैं ना, क्वेश्चन बेस्ड होनी चाहिए। बच्चों से क्वेश्चंस बनवाइए। 500-600 क्वेश्चंस अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में बना लेता है तो समझ लीजिए उसके माइंड में सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही होंगे। तो अगर आप ये सारे मेथड में चेंजेस करते हैं और करना चाहते हैं और हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो एक नंबर हमने दिया हुआ है, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। हम फिजिकली आपके स्कूल में आकर के ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे हम। और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि कौन कौन से चेंजेस की ज़रूरत है। और हमारे फार्मूला बेस्ड वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टाइप की वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।